अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंजीनियर वसीम और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं फिज़िक्स खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड ग्रेड 11 यानी ग्रेड फर्स्ट ईयर का हम मॉडल पेपर देखने जा रहे हैं। पेपर 1 उसका देखने जा रहे हैं। अच्छा, ये खान ने इस दफ़ा ये मॉडल पेपर इनका चेंज किया है, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें अपीयर हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों के लिए मॉडल पेपर सॉल्व कर देता हूँ फर्स्ट ईयर का भी। अच्छा, इस फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास ये होता है कि फर्स्ट ईयर के जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं वो होते हैं 50। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं? 50 हैं और टोटल टाइम जो दिया हुआ है हमारे पास है 90 मिनट्स। तो आपने इंश्योर करना है कि आपने टाइम को सही से यूटिलाइज करना है। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, और इंश्योर करना है कि आप लोग अपने पास जो भी आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हो वो पेंसिल से सॉल्व करें, सारी वर्किंग भी पेंसिल से ही करें। पेंसिल से आपने अटेम्प्ट करना है और बबल शीट पे भी आपने पेंसिल से ही मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है द डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम आर रिप्रेजेंटेड एज। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पेपर में डायमेंशन का सवाल लाजमी आएगा। आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए ताकि आप इसका आंसर सही दे सकें। मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास होता है P इज इक्वल टू एम वी, जिसमें मैथ जो होता है इसकी डायमेंशन क्या होती है? m होती है, और v है वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास होती है l t माइनस वन। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और इसको इसके यूनिट्स क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है, इसलिए हम इसका डायमेंशंस क्या लिख सकते हैं? एम एल टी माइनस वन। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो डायमेंशंस होती हैं उसमें एम एल और टी ही यूज करते हैं हम। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। मेजरमेंट या मेजरमेंट जो भी आप वर्ड यूज करना चाहें करें, कैन अकर ड्यू टू द, किसकी वजह से अकर हो सकती है? ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। लिमिटेशन, देखिए मेजरमेंट जब भी हम करें तो लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पॉसिबल हो सकता है। हमारे पास कोई भी नेचुरल वेरिएशंस आ सकती हैं। आप ऐसी जगह पे इंस्ट्रूमेंट यूज करें जहाँ पे हवा चल रही है, या दैट कैन बी एनी ऑफ द रीजन का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से आप इंस्ट्रूमेंट को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। अब लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंट एरर्स जो होते हैं वो उसका ताल्लुक मेजरमेंट के साथ नहीं है, इसलिए हम इसका करेक्ट आंसर चूज करेंगे, वो है ऑप्शन नंबर सी। सही है। ओके, मूविंग ऑन विद क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ है इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो। देखिए, डॉट प्रोडक्ट एक्स एंड वाई का मतलब ये है कि अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब ये है कि वो क्या है? वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है इसका मतलब है वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर लिखा हुआ होगा। देखिए, बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं होता, इसका मतलब ये गलत हो गया ऑप्शन। बोथ वेक्टर्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ऑपोजिट का मतलब है एंगल उनके दरमियान 180 का बना हुआ है, लेकिन 180 जब हम करते हैं, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कॉस थीटा, तो कॉस 180 जब हम करते हैं तो हमारे पास आंसर जीरो नहीं आता, वो हमारे पास कुछ और आंसर आता है। क्या आता है? आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, -1 आता है बाय द वे। ओके, आइदर ऑफ द टू वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। देखिए, यूनिट वेक्टर होगा तो इसका ताल्लुक क्या है कि वो कैसे पता चलेगा कि आपका ये जीरो है? इससे तो नहीं पता चल सकता, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी लिखा है आइदर ऑफ द टू वेक्टर्स है। ओ, ये दे दिया इसने, कह रहा है कि इन दोनों में से कोई एक नल वेक्टर है। ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर इन दोनों में से कोई एक नल वेक्टर है, या तो एक्स जीरो हो गया या तो वाई जीरो हो गया, तो जीरो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो आएगा। ठीक है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ नेगेटिव वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि एक्स और वाई का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? एक्स वाई साइन थीटा आता है। सही है। क्या कह रहे हैं? इज अ नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि साइन कौन से एंगल पे? 0, 90, 180, 270 पे आंसर नेगेटिव देगा। साइन जीरो पे क्या होता है? जीरो। साइन 90 पे क्या होता है? 1। साइन 180 पे क्या होता है? फिर जीरो। और साइन 270 पे आपके पास क्या आंसर देगा? -1। या अपने कैलकुलेटर से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख के भी आप अपना आंसर कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ, श्योरिटी के साथ ये मेरा यही आंसर है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर लिखा है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन दैट इज यूज इन प्रोपल्जन ऑफ रॉकेट। देखिए, प्रोपल्जन ऑफ रॉकेट के अंदर क्या होता है? हीट होता है, बिल्कुल हीट होता है, लेकिन हम लॉ इसका कोई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट यूज नहीं करते। मैस मैस रिलीज होता है, लेकिन हम मैस भी यूज नहीं करते। अब क्वेश्चन मार्क आया एनर्जी में या मोमेंटम के अंदर। ठीक है, देखिए, जब भी रॉकेट ऊपर जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? हॉट गैसेस क्या होती हैं? हमारे पास जो हॉट गैसेस होती हैं ना, वो पीछे की तरफ आती हैं। ठीक है, हॉट गैसेस पीछे की तरफ आती हैं, और जो मूवमेंट होती है ना उसकी रॉकेट की, वो क्या होती है? वो फॉरवर्ड होती है। ठीक है, इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? मोमेंटम हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो
हम बिफोर और आफ्टर कोलिजन की बात भी कर रहा होता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है बिफोर कोलिजन यानी कि अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं हुआ, और एक चीज आगे जा रही है, एक चीज पीछे आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। उसके बाद लिखा है मूविंग कार क्रैशेज इनटू अ स्टैक ऑफ सैंडबैग्स। एक कार है, ठीक है, स्टैक, ये बहुत सारे वो पड़े हुए हैं, यहाँ पे ये पड़े हुए हैं, ये स्टैक्स पड़े हुए हैं, सही है, ये स्टैक्स पड़े हुए हैं, सही है, और दिस इज द कार, ये कार है आपके पास, ये आ रही है इन स्टैक्स के साथ यूं टकराती है, और वो कह रहा है हिट्स द स्टैक्स एंड पासेस थ्रू देम, पास होके चली जाती है। फिर क्या हो रहा है, व्हेन द कार हिट्स द सैंडबैग द टोटल मोमेंटम ऑफ द कार, मोमेंटम ऑफ द कार क्या होगा, इंक्रीज। भाई इंक्रीज तो किसी भी हाल में नहीं हो रहा होगा, वो जाके टकरा रहा है, ऑब्वियसली मोमेंटम का ताल्लुक क्या है, मैस और वेलोसिटी के साथ है। जब वो टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा, लेकिन वो पास होके जा रहा है उसमें से। देखिए अगर यहाँ पे लिखता है इट हिट्स द सैंडबैग्स एंड स्टॉप्ड, अगर स्टॉप लिखा हुआ आता ना तो मोमेंटम जीरो हो जाता, सही है, लेकिन वो पास होके चला गया, इसका मतलब ये हुआ कि उसका मोमेंटम की वैल्यू क्या हो गई है, और मोमेंटम जो है टोटल मोमेंटम कार का वो क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया, सही है, वो डिक्रीज हुआ है, वो जीरो नहीं हुआ, याद रखिएगा। अगर वो रुक जाता वहीं पे तो जीरो हो जाता, लेकिन क्योंकि वो पास हो गया, इसका मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होगी। और ऑप्शन डी में रिमेन्स द सेम, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक चीज गाड़ी जा रही हो, वो उस चीज से टकरा टकरा के पास होकर चली जाएगी और वो उसका मोमेंटम सेम रहेगा, ये बिल्कुल गलत है। Coming toward question number 7, the object falls freely from rest. The total distance covered by it in 2 seconds. अब total distance हम कैसे निकाल सकते हैं? डिस्टेंस निकालने का हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है, जो कि क्वेश्चन है सेकंड इक्वेशन मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, जब फ्रीली फ्रॉम रेस्ट है तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू हाफ, जी की वैल्यू आपको गिवन है 9.8 है, ठीक है, टाइम गिवन है 2 का स्क्वायर 4 हो गया, सही है। तो 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, एंड 9.8 इंटू 2 इज 19.6 मीटर्स आ जाएगा आपके पास इसका करेक्ट आंसर, सही है। तो वी हैव द आंसर ऑफ 7, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है अ लाइटर मेटेलिक बॉल, लाइटर मेटेलिक बॉल जब वो कोलाइड हो रही है हैवियर बॉल के साथ, लाइटर बॉल अगर हैवियर बॉल के साथ कोलाइड हो रही है और हैवियर बॉल विच इज एट रेस्ट, हैवियर बॉल यानी कि रेस्ट पे है, एंड m1 इज ग्रेटर देन m1 इज लेस देन m2, देन आफ्टर कोलिजन द हैवियर बॉल। भाई देखिए हैवियर बॉल को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हैवियर बॉल है, लाइट बॉल इतनी छोटी है, उसका मैस इतना कम है, और हैवियर बॉल के साथ लगी है, तो हैवियर बॉल को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ना, इसका मतलब क्या है, सिंपल, इसका मतलब यही सिंपल सा है कि इट विल रिमेन एट रेस्ट, सही है। अच्छा बाकी ऑप्शंस आप देख सकते हैं, लेकिन गेन द लाइटर बॉल वेलोसिटी बिल्कुल गलत है, मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बिल्कुल गलत है, मूव विद द डबल वेलोसिटी बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है इन कंजर्वेटिव फील्ड द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अराउंड अ क्लोज लूप, ठीक है, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अलोंग द क्लोज लूप जो है वो हमारे पास जो डिपेंड करता है कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर, वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के ऊपर, ठीक है, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्लोज लूप की जब बात करते हैं तो क्लोज लूप का मतलब क्या, यहाँ से शुरू हुआ और वहीं पे खत्म हो गया, इसका मतलब क्या है, वर्क डन क्या हो गया हमारे पास, अल्लाह भला करे, जीरो हो गया, ठीक है। इसका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10 है मूविंग कार, मूविंग ट्रक अप्लाइज ब्रेक्स एंड स्टॉप आफ्टर 20 मीटर्स, ठीक है, विट्स काइनेटिक एनर्जी वाज, काइनेटिक एनर्जी अगर उसकी 4000 जूल थी, 4000 जूल अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, तो एवरेज ब्रेकिंग फोर्स उसके ऊपर क्या लग रही होगी, सही है। तो वो कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो होता है एफ डी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो गया मेरे पास 4000, ठीक है, एफ ही रहेगा और डी की वैल्यू क्या आएगी, 20 आएगी, ठीक है। तो आप 4000 को 20 से डिवाइड कर दें, 20 को दो साइड पे लेकर तो डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 200, क्या आएगा, न्यूटन आ जाएगा, सही है। सही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 क्या लिखा हुआ है, द गिवन फिगर shows the first attempt of a long jump of an athlete in Olympics, पहली जंप की बात कर रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा है, ठीक है।
कह रहे which of the following factors of the athlete will mainly help him to improve his own record in the next jump। कह रहे एक दफा तो उसने जंप कर दी है, सही है, उसके बाद जो बाकी जो जंप है वो ऐसा क्या करे कि उसकी जो रिकॉर्ड है जो उसने पहले जंप में किया, सपोज उसने पहले जंप में जो है 7 मीटर की वो की है, लॉन्ग जंप की है, तो अगले में उसकी एक्सीड करके 8 पे चली जाए, ठीक है, तो वो कैसे कर सकता है? ऑप्शन ए है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द एथलीट, पता नहीं ये है या नहीं है, देखते हैं इसको। एक्सेलरेशन ऑफ द एथलीट, एक्सेलरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है कि उसकी जंप इंप्रूव हो जाए। बॉडी शेप ऑफ द एथलीट, बॉडी शेप के ऊपर भी फर्क नहीं पड़ेगा। वेट वेट तो सेम ही रहेगा, मैस और जी तो सेम ही रहता है। भाई एंगल क्या होता है? एंगल का मतलब ये होता है एट अ पर्टिकुलर एंगल अगर वो जंप करता है तो उसकी वजह से जंप जो होगी वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी। बेसिकली बॉडी शेप ऑफ द एथलीट जो है वो भी इसी को दिख रहा है, क्योंकि देखें पिक्चर देख के तो ये नजर आ रहा है कि बॉडी शेप ऑफ द एथलीट ये यहाँ से शुरू किया, ये ऐसे नहीं है, ये इसकी सिर्फ बता रहे कि अलग अलग जगह पे उसने कैमरा मैन ने आपको अलग अलग ग्लिम्पसेस दिए हैं, पिक्चर दिए हैं कि यहाँ ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो इसका बॉडी शेप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि बॉडी शेप पतला है या कमजोर है, ठीक है। 12 12 में लिखा हुआ है मिसाइल्स 1 2 3 एंड 4 आर लॉन्च्ड एंड 35 45 55 एंड 65 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द लॉन्चिंग पैड विद सेम इनिशियल वेलोसिटी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओहो हो, इसने आपको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक कर दिया है, और वो ट्रिक ये किया है कि आपको निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसने किया? सही है। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस किसने किया? भाई रेंज का फॉर्मूला जो होता है ना, उसमें एंगल में जो आता है ना वो sin 2 थीटा आता है, सही है। sin 2 थीटा का मतलब ये है कि अगर मैं 35 को कंसिडर करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, sin 70 हो जाएगा, क्योंकि 35 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, 70 आ गया। ये हो जाएगा sin 90, ये तो सबसे ज्यादा होता है, सही है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। उसके बाद आता है sin 55, यानी कि इसका डबल करोगे तो 110 होता है, और 65 उसको डबल करोगे तो 130 हो जाता है, सही है। अब साइन का ग्राफ पता है कैसे बनता है? साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, यूं गया, यूं आया और यूं आया, सही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 90 थी, सही है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 70 थी, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू 110 थी, 70 और ये 110 एक ही डिस्टेंस, उसका वैल्यू वही रहेगी। उसके बाद 130 जो है वो और नीचे हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मिसाइल 4 है इस पे जो है वो वैल्यू कम हो रही है। आप वैसे आंसर डायरेक्टली कैलकुलेटर में भी डाल के चेक कर सकते हैं, sin 70 90 sin 110 sin 130, किस पे आपके पास वैल्यू सबसे कम आ रही है वही आपका आंसर है, अगर आपको ग्राफ से नहीं समझना तो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टेड कहाँ होगी? ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जब ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है तो हमेशा सेंटर की तरफ ही होती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, ठीक है, अलोंग द रेडियस। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। अलोंग द सर्कमफेरेंस नहीं होती है, हमेशा सेंटर की तरफ होती है। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नहीं होती है। अवे फ्रॉम द सेंटर बिल्कुल गलत है, टुवर्ड्स द सेंटर होती है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज यूज एक्सेप्ट। आइस स्केटिंग में यूज होता है एंगुलर मोमेंटम, भाई आई ओमेगा है ना, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा है। आइस स्केटिंग के अंदर तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्केटर जो हैं वो कितनी डिफरेंट ट्रिक्स कर रहे होते हैं और बॉडी की मूवमेंट चेंज हो रही होती है, एंगल चेंज हो रहा होता है, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा होता है, वो रोटेट करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर भी। जिमनास्ट भी जो है वो ऐसे ही कर रहे होते हैं, दे आर अगेन मूविंग देयर बॉडी इन डिफरेंट पोजीशंस। उसके बाद आता है हॉर्स राइडिंग। भाई हॉर्स राइडिंग जब कर रहा है तो जो हॉर्स राइडर है वो तो सुकून से चिल करके बैठा हुआ है, और बोट डाइविंग के अंदर भी आपके पास मूवमेंट हो रही होती है बहुत सारी, सही है। तो हॉर्स राइडिंग एक ऐसा ऑप्शन है कि जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का जो लॉ है वो कंजर्व नहीं होता, सही है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय वर्च्यू ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन
और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज, वही बात कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रही है, उसी को डिफाइन कर रही है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है द गिवन डायग्राम शोज द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ अ बॉल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्टिकल, यहाँ पे क्लियर वर्ड लिखा है वर्टिकल कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा। ठीक है, देखें जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो यूं जब भी आप जाएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कम होगी कम होगी कम होगी, उसके बाद जब यहाँ पे आएगा ना, जब वो चीज़ नीचे जा रही है टू द ग्राउंड, तो इसका मतलब है उसके जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। सही है, तो उसके वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सही है, तो दिस इज द बेसिकली द पॉइंट कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे इसकी वर्टिकल कंपोनेंट है जो वी वाई है, इसकी वैल्यू क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होती है, वो बेसिकली हमारे पास क्या होती है, अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है वो टेंजेंट टू द पाथ नहीं होती, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन भी नहीं होती है, वो बेसिकली होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है उसकी जो क्या कहते हैं डायरेक्शन है, दैट इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपके पास पार्ट 1। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर and an area of 2 meter square is stretched by a force of 500 Newton. If young modulus of the copper is this, then the elongation of the wire will be। सही है, अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास यंग मॉडुलस आपका फॉर्मूला आपने यूज करना है और आपने इसका आंसर निकालना है। यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है जिसके अंदर आपके पास लेंथ एंड एरिया गिवन है, वो फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल होता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला, तो डेल्टा एल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो एल है डिवाइड बाय डेल्टा एल है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा, अच्छा इसको ऐसे नहीं करते, इसको पहले ये कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू, इसको पहले सही से लिख लेते हैं, f डिवाइडेड बाय a, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। ये डेल्टा एल है, ये डेल्टा एल डिनोमिनेटर में रहेगा और ये वाला जो एल है ना ये बिल्कुल न्यूमरेटर में नहीं कि f से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब आप इजीली निकाल सकते हैं कि अगर आपको डेल्टा एल निकालना है तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एल ऊपर से जाएगा वाई नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ एल डिवाइडेड बाय ए वाई। सही है, एफ का मतलब है फोर्स, फोर्स की वैल्यू गिवन है 500, 500 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एरिया लेंथ से, लेंथ की वैल्यू 3 है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11। सही है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 6.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -9। कैलकुलेटर साइंटिफिक यूज करना है, डायरेक्ट पूरी की पूरी वैल्यू आपने ये कंप्लीट वैल्यू कैलकुलेटर में इनपुट करनी है और आपके पास फाइनल आंसर आएगा 6.8 10 पावर -9। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इफेक्ट एक्सेप्ट, दिस इज द चैप्टर जहाँ पे 19 ऑनवर्ड्स एमसीक्यू स्टार्ट हो जाते हैं, ये चैप्टर नंबर 6 यानी कि जो फ्लूइड डायनामिक्स से स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। अब इसके अंदर आपको एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज जो है वो उनके नाम पता होने चाहिए कि नाम क्या क्या है। इसमें आपके पास एरोफाइल भी इसकी एप्लीकेशन है, एटोमाइजर भी इसकी एप्लीकेशन है, वेंचुरीमीटर भी बर्नौली की एप्लीकेशन है, लेकिन आपके पास जो वैक्यूम क्लीनर होता है ये बर्नौली की एप्लीकेशन नहीं है। तो ये बिल्कुल बेसिक से सवाल दिया हुआ है कि कौन सी बर्नौली की इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है ईच ऑफ अ फ्लूइड पासिंग थ्रू अ पॉइंट फॉलोज द सेम पाथ देन दिस फ्लूइड इज कॉल्ड। क्या वर्ड लिखा हुआ है, सेम पाथ लिखा हुआ है। सही है, तो इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल फ्लो। अच्छा, अगली ऑप्शन में देख लेते हैं, इरेगुलर फ्लो नहीं होता, सेम सेम पाथ है। इरेगुलर और टर्बुलेंट नहीं होता, इसमें पाथ सेम नहीं होता। स्ट्रीमलाइन, यस स्ट्रीमलाइन एक आंसर है, क्योंकि नॉर्मल फ्लो आपने कब पे आप नॉर्मली ये वर्ड जो है ना ये आप अपने बुक में नहीं देखते हैं। नॉर्मल फ्लो आप लिखते हैं या तो स्ट्रीमलाइन होता है या तो टर्बुलेंट होता है, या तो रेगुलर होता है या तो इरेगुलर होता है। सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, if the cross sectional area of a pipe decreases then the speed of fluid passing through it। देखें, एक याद रखें ये चीज, where the area is high
स्पीड इज लो, सही है, या उल्टा लिख लें, वेयर द एरिया इज लो स्पीड विल बी हाई। अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ पाइप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ पाइप जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो आपका जो स्पीड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अगले सवाल में लिखा हुआ है 22 में, द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बर्नौलीज थ्योरम इज दैट। अच्छा देखिए, मैंने ऊपर आपके पास एक स्टेटमेंट लिख दी, एरिया और स्पीड से रिलेटेड, ठीक है, प्रेशर और स्पीड का भी सेम रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे आपका स्पीड जो होती है, स्पीड ऑफ फ्लूइड इज लो एट लो प्रेशर, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, स्पीड लो नहीं होती है लो प्रेशर। इसके लिए भी वही स्टेटमेंट है कि जहाँ पे स्पीड की वैल्यू जो होती है वो हाई होती है, वहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, लो होती है। इसकी डिटेल एक्सप्रेशन बेसिकली तो ये है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं कर रहा अभी आपके ये वाली आप एक्सप्रेशन जो है अपने जहन में रखें एक पर्टिकुलर एमसीक्यूज के लिए, लेकिन ये एक्सप्रेशन है, इससे हमें पता चलता है कि अगर कहीं वेलोसिटी की वैल्यू जो है, क्योंकि आपको बैलेंस करना होता है इस प्रेशर को, सही है, अगर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, हाई है, यानी कि स्पीड हाई है, तो उसका मतलब प्रेशर की वैल्यू लो होगी, ठीक है। इसको सिंपल कॉन्सेप्ट ऊपर ऊपर जो मैंने स्टेटमेंट दिया ना, एरिया हाई है तो स्पीड लो है, तो इसको उसी से आपने अपने जहन में रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है। अच्छा, 23 में क्या लिखा हुआ है कि a mass m is hanging on an inextensible string, ठीक है, inextensible string to make a simple pendulum of time period t. If the mass becomes 3m, then the time period of the simple pendulum. देखिए, this is a trick question, ठीक है, this is a trick question. क्यों ट्रिक क्वेश्चन है, उसकी रीजन दे देता हूँ, उसके ट्रिक क्वेश्चन होने की रीजन क्या है। देखिए, ट्रिक क्वेश्चन की रीजन ये है कि यहाँ पे इनएक्सटेंसिबल जो आपका सिंपल पेंडुलम है ना, सिंपल पेंडुलम में जो टाइम पीरियड की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, वो होती है t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L/G होती है, सही है। लेकिन क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे हैं, तो वो ये गलती कर सकते हैं कि इसमें t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट M/K यूज कर सकते हैं, ये बगैर देखे कि ये सिंपल पेंडुलम में दिया हुआ है, बस ये देखेंगे अगर मैथ 3 टाइम हो रहा है तो सिंपल पेंडुलम में, तो इसका आंसर जो है वो डी होना चाहिए। जबकि ये ट्रिक क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैथ्स जो है वो डिपेंड ही नहीं करता टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम के ऊपर, वो सिर्फ लेंथ और जी के ऊपर डिपेंड करता है, तो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और उसकी वैल्यू जो है वो टी ही रहेगी, वो वेरी नहीं कर सकती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, फॉर विच द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज अलोंग द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये जो एग्जांपल दे रहा है डायमीटर ऑफ द सर्कल की, ये एग्जांपल दे रहा है आपके पास SHM की दे रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव का टॉपिक है ये। इन द गिवन सिचुएशन द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, अब इसमें प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है ये किसकी, मैंने क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको आंसर दे दिया, तो इसका आंसर सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। इसका आंसर लीनियर और रोटेटरी नहीं हो सकता, ना सर्कुलेटरी हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव करे सर्कल में और पार्टिकल जो है मूव करे अलोंग द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हुआ है आपके पास, रेजोनेंस इज अ फिनोमेना इन विच अ वाइब्रेटिंग सिस्टम or external force derives another system to oscillate with greater amplitude at specific frequencies. This phenomena helps in determining the, क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये बेसिकली क्या है, रेजोनेंस इज अ फिनोमेना। अब सिंपल एक आसान लफ्जों में वो आपसे ये पूछना चाह रहा है सवाल के अंदर कि रेजोनेंस क्या बताता है, ठीक है। उसने पहले पूरा रेजोनेंस को डिफाइन किया, इन विच अ वाइब्रेटिंग सिस्टम और एक्सटर्नल फोर्स डिराइव्स अनदर सिस्टम टू ऑसिलेट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड एट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। इसमें कहीं भी रेजोनेंस आपको फोर्स वाइब्रेशन की बात नहीं कर रहा, ना एनर्जी डिसिपेशन की बात कर रहा है कि इसकी एनर्जी डिसिपेशन जो है वो इतनी हो जाएगी, सही है, ना एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है, वो बेसिकली सिंपल रेजोनेंस के अंदर आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात हो रही होती है। उसके बाद लिखा हुआ है लाउड म्यूजिक प्रोड्यूस बाय बीटिंग अ वुडन ड्रम। लाउड म्यूजिक को आप प्रोड्यूस कर रहे हो बाय बीटिंग अ वुडन ड्रम, पटाख पटाख करके आपने वुडन ड्रम को मारना शुरू कर दिया ताकि जोर से आवाज आए, ऑब्वियसली ये फोर्स वाइब्रेशन की एग्जांपल है, आप पीट रहे हो उसको ड्रम को, ठीक है। अच्छा, अगले क्या लिखा है, व्हेन अ कार मूव्स ऑन एन अनइवन सरफेस, ये यहाँ पे ये कीवर्ड है अनइवन है, देन इट शॉक एब्जॉर्बर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। क्या रोल वो प्ले करते हैं, द वर्किंग ऑफ शॉक एब्जॉर्बर, वो किसकी एग्जांपल है, शॉक एब्जॉर्बर जो बेसिकली एग्जांपल है वो हमारे पास है एग्जांपल डैम्प्ड ऑसिलेशंस की। क्यों, क्योंकि उसकी ऑसिलेशन जो होती है विद रिस्पेक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो होती है वो डिक्रीज होती रहती है, ठीक है।
ये एग्जांपल हमारे पास है डैम्प्ड ऑसिलेशंस की। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। व्हेन द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एट द मीन पोजीशन ड्यूरिंग ऑसिलेशन। देखें, बॉब जो है सिंपल पेंडुलम की, ये सिंपल पेंडुलम आपका हैंग होता है, सही है। ये बॉल है, ये सेंटर में पड़ी हुई है, सही है। ये एक्सट्रीम पोजीशन एक तरफ है, ये एक्सट्रीम पोजीशन ये एक तरफ है, ये दूसरी तरफ है, सही है। अब हमारे पास बॉल यहाँ सेंटर में पड़ी हुई है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, सही है। वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है, इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, सही है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशंस पे और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशंस पे। ओके, कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल आपके पास दिया हुआ है, इफ अ 0.5 kg mass is attached to a spring constant of 200 Newton meter, then the time period of oscillation will be टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैस अटैच टू स्प्रिंग की, तो हम ये बिल्कुल लिख सकते हैं टी इक्वल टू बाई स्क्वायर रूट एम अपॉन के, ठीक है। मैस की वैल्यू भी गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी गिवन है आपको, तो स्पीड क्या होगी, टाइम क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट, ये 0.5 है डिवाइड बाई 200 है। कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू इनपुट करें, 2 पाई स्क्वायर रूट 0.5 डिवाइड बाई 200, आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा 0.314। पूरा का पूरा आपने कैलकुलेटर में इनपुट करना है, ताकि आपके पास डायरेक्ट आंसर है। प्लीज इंश्योर करना है कि आपने, देखिए, यू हैव टू कंप्लीट 50 एमसीक्यूज इन 90 मिनट्स, ठीक है। 90 मिनट्स में आपने 50 एमसीक्यूज करना है, तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है कहीं पे भी अपना, सही है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 30 है, द ऑप्शन विच इज ट्रू अबाउट द स्पीड ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग। कह रहे हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो ट्रू है स्पीड ऑफ वेव की इन अ स्ट्रिंग, ऑन अ स्ट्रिंग, दैट स्पीड डिपेंड्स ऑन, स्पीड जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, सही है। स्पीड फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, नहीं। स्पीड एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, बिल्कुल नहीं। फिर मैस पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड करती है, बिल्कुल यस। एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग पर स्पीड डिपेंड करती है, नहीं। स्पीड ऑफ वेव जो है वो डिपेंड करती है कितना उसका मैस है पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ताकि उससे पता चलता है कि उसकी स्पीड क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अगर 10 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड कितना होगा, बहुत आसान सा सवाल है, 1/10 कर दें, बहुत इजी सवाल था ये, 0.1 सेकेंड। दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, इसके अंदर उम्मीद है कि कोई गलती नहीं करेगा अगर ऐसा सवाल पेपर में आता है तो, ठीक है। देखिए, ये इन चीज़ आपने खुद इंश्योर करनी है, सवाल आज सिमिलर हो सकते हैं, प्लीज़ क्वेश्चन को रीड बहुत केयरफुली करेंगे तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 लिखा है, व्हेन टू, ठीक है, tuning forks of nearly the same frequencies are sounded together, a note of alternating increasing and decreasing intensity will be। ये तो बेसिक सवाल है, ये तो बहुत आसान सवाल है। इस फिनोमेना का नाम होता है बीट। जब दो ट्यूनिंग फोक जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, नियरली सेम फ्रीक्वेंसी हो, तो उस जो मैकेनिज्म है उसका नाम जो है वो है बीट। ये भी सिंपल बीट की डेफिनेशन दी हुई है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, अगेन दिस इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है आपको 33 में, वन एंड क्लोज पाइप हैज अ लाउड स्पीकर एट इट्स ओपन एंड, ठीक है, ये लाउड स्पीकर है यहाँ पे। A stationary sound wave is formed in the air within the pipe with an antinode at the open end of it, as shown in the given figure. The speed of sound in air is 343 मीटर पर सेकेंड। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, पेपर में ना जहाँ पे वो ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है कि स्पीड ऑफ साउंड 343, आप इसके मॉडल पेपर के 2 में देखेंगे, वहां पे आपको स्पीड कहीं वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। तो जो वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है प्लीज इंश्योर करें कि वही वैल्यू यूज करें, सही है, ताकि आपका आंसर जो है वो मैच कर रहा हो। एमसीक्यूज में तो खास तौर मैच करेगा और वहां पे भी आपका आंसर सही कंसिडर किया जाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसने जो एक कीवर्ड लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, स्टेशन वेव्स फॉर्म विद इन एयर लूप, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ स्टेशनरी वेव्स, अच्छा ओके। हमारे पास लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि ये हम बात करें वन क्लोज एंड ऑफ अ लूप, तो हमारे पास हमें वी हैव टू यूज अ फॉर्मूला विद इन द पाई विद इन एंटी नोड, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4L का, ठीक है। तो ये लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे पहले। लेंथ मेरे पास है 0.4, तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 1.6 मीटर, मेरे पास आ जाएगा लेमडा की वैल्यू। फ्रीक्वेंसी निकालनी है मुझे, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वी ओवर लेमडा, तो हो जाएगा 343 डिवाइड बाई 1.6, तकरीबन ये इसकी वैल्यू कम ही आएगी 343 से, तो इसका मतलब है COD तो गलत हो गया। इसका करेक्ट आंसर होगा आपके पास ऑप्शन ए, ठीक है, 200
14.4 हो जाएगा, सही है। ओके 34 लिखा हुआ है, व्हेन अ लिसनर मूव्स अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी सोर्स, लिसनर जो है वो स्टेशनरी सोर्स से दूर जा रहा है, सही है। देन द अपेरेंट चेंज इन द पिच एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड फॉर द सेम, देखिए जब लिसनर दूर जा रहा है तो पिच भी कम हो रही है, पिच और फ्रीक्वेंसी एक ही बात कर रहा है वो, जो पिच हो रही है वही फ्रीक्वेंसी होगी, सही है। क्योंकि वो इससे दूर जा रहा है तो इसका मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो पिच की वैल्यू भी कम हो रही है, सही है। अच्छा जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फेनोमेना ऑफ वेव दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इज, अब ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिफरेंशिएट करने का जो फिनोमेना होता है वो क्या होता है? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन तो नहीं होता। इंटरफेरेंस तो बताता है वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो फिर कौन सा रह गया आंसर हमारे पास? पोलराइजेशन, ठीक है। अब पोलराइजेशन से कैसे पता चलेगा? क्योंकि ट्रांसफर वेव्स के अंदर जो होती है वो पोलराइजेशन होती है, सही है। लेकिन इसके अंदर जो होती है नो पोलराइजेशन, इसमें नहीं होती है, सही है। स्पेलिंग को फिलहाल इग्नोर कर दें। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, द रिजल्टेंट, देखिए सवाल के अंदर एक कीवर्ड लिखा हुआ है, किसकी बात कर रहा है वो? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। रिजल्टेंट तब आता है जब एक से ज्यादा की बात कर रहे होते हैं। एट एनी पॉइंट ड्यू टू द सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ टू और मोर वेव्स, दिस इज बेसिकली वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जब दो या दो से ज्यादा वेव्स आपस में उनको ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस का नाम है सुपरपोजिशन। तो आप देख सकते हैं कि इन एमसीक्यूज के अंदर काफी सवाल जो है वो डेफिनेशन से दिए हुए हैं, ठीक है। कह रहे इफ द एनालाइजर इज रोटेटेड फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, ठीक है, देन द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट विल बी। अच्छा, अगर एक लॉजिकल वैसे एक कॉमन सेंस की बात करता हूँ, इसकी वेरिएशन हो रही है ना 0 से 90 डिग्री तक, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, देख के बताएं कि इसकी वैल्यू कहाँ पे थोड़ा आपको लग रहा है कि करीब करीब हो सकती है। मैं अभी सवाल के ऊपर नहीं आ रहा, मैं सिर्फ ऑप्शंस के ऊपर आ रहा हूँ। ये लिखा हुआ रिमेन्स द सेम, सही है। अब मैं एक एनालाइजर जो है जब रोटेट होगा तो इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट की वैल्यू वेरी करेगी, सही है। तो रिमेन्स द सेम तो गलत हो गया और वेरी अनप्रिडिक्टेबिलिटी गलत हो गया। अब ऑप्शन डी लिखा हुआ इंक्रीज टू मैक्सिमम, कहाँ से इंक्रीज होकर मैक्सिमम पे चली गई? ये तो मेंशन नहीं किया हुआ ना, शुरू कहाँ से हुआ, सही है। लेकिन हमारे पास इंक्रीज टू मैक्सिमम नहीं होती है, हमारे पास 37 जो एमसीक्यूज है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर इसका करेक्ट आंसर है डिक्रीज टू जीरो, और उसकी रीजन क्या है? बिकॉज प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अगर वो पैरेलल होगा तब उसकी वैल्यू मैक्सिमम पे जाएगी, यानी कि अगर वो 90 टू 0 करता तो आपका ऑप्शन डी सही होता, सही है। तो पॉसिबिलिटी अगर सवाल चेंज होता है तो आप उसका आंसर सही लिख सकते हैं। तो यू शुड नो द रीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये सीधा सीधा सवाल दिया हुआ है कि इसमें से तीन जो है वो एप्लीकेशन है पोलराइजेशन की, कौन से जो है एप्लीकेशन नहीं है? फोटोग्राफर्स यूज फिल्टर्स टू रिड्यूस द ग्लेयर इन ऑर्डर टू गेट क्लियर पिक्चर्स, ये भी है, इसकी एप्लीकेशन है। ड्राइवर यूज सन ग्लासेस दैट डिमिनिशेस द ब्राइटनेस, ये भी पोलराइजेशन की एग्जांपल है। एस्ट्रोनॉमर्स यूज lenses and telescope, lenses and telescope to enlarge the image of celestial bodies, तो ये जो एग्जांपल दी हुई है इसने, ये एग्जांपल पोलराइजेशन की नहीं है। डी भी देख लेते हैं, फिशरमैन यूज आई वेयर विच, ये भी सही कह रहा है, ये भी पोलराइजेशन की एग्जांपल है। तो ऑप्शन सी इसकी एग्जांपल नहीं है और यही हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है द ऑप्टिकल मीडिया दैट इज यूज्ड टू इलिमिनेट द ग्लेयर ऑफ लाइट प्रोड्यूस बाय द रोड सरफेस, तो वो कौन सा मीडियम है? अभी जो हम बात कर रहे हैं पिछला सवाल के अंदर पोलराइजेशन की, तो ये पोलराइजेशन के अंदर ही एक एग्जांपल है वो इसकी पोलराइड ग्लास की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ऑप्टिकल मीडिया, ठीक है। ऑप्टिकल मीडिया क्योंकि पोलराइजेशन हमारे पास ऑप्टिकल के अंदर होती है, जो बेसिकली क्या कर रहा है, ग्लेयर ऑफ लाइट को एलिमिनेट कर रहा है जब वो रोड सरफेस, क्योंकि यहाँ पे आपको पीछे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 38 सही होगा वो होपफुली क्वेश्चन नंबर 39 को भी सही करेगा। कलर सीन फ्रॉम एन ऑयल फिल्म ऑन वाटर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट, कलर जो है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? पहले तो ये देख लें किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, सही है। एंगल ऑफ व्यू, बिल्कुल एंगल ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है।
डेंसिटी ऑफ द ऑयल, अच्छा ये इसको देखते हैं डेंसिटी ऑफ द ऑयल को। इंडेक्स ऑफ फ्रैक्शन, बिल्कुल इंडेक्स ऑफ फ्रैक्शन को करता है। थिकनेस ऑफ द फर्म, यस थिकनेस ऑफ द फर्म को भी ये करता है। तो डेंसिटी ऑफ द ऑयल जो है ये डिपेंड नहीं करता कलर सीन्स फ्रॉम एन ऑयल ऑन वाटर। जो कलर्स होते हैं वो डेंसिटी ऑफ द ऑयल के ऊपर डिपेंड नहीं करते, एंगल के डिपेंड करते हैं, इंडेक्स ऑफ फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ द फिल्म पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सवाल वाइस वर्सा करके भी पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू ह्यूगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, light travels in the form of is this is a basic question, तो होपफुली आप इसका आंसर सही लिखेंगे। लाइट जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स जो होती है वो ट्रेवल करती है। ये अगेन ह्यूगन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है, जो उसके 2 पॉइंट्स हैं उसके अंदर एक पॉइंट में ये मेंशन किया हुआ है कि आपके पास जो लाइट है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। In Young's double slit experiment, the relation used to find the position of the dark fringe is। अब देखें यंग्स का जो डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है y इज इक्वल टू एम लेमडा एल अपॉन डी होता है। ये होता है ब्राइट फ्रिंज का। जब डार्क फ्रिंज होती है ना तो डार्क पहले ब्राइट आता है, फिर डार्क फ्रिंज आती है, ये डार्क आती है, फिर ब्राइट आएगा, फिर डार्क आ रही है। तो जब डार्क आती है ना वो इसके बाद आती है। ठीक है, तो हम उसमें रिप्लेस कर देते हैं, एम को रिप्लेस करते हैं एम प्लस हाफ से रिप्लेस कर देते हैं। सही है, आफ्टर हाफ लेमडा के बाद वो डार्क फ्रिंज अपीयर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर का भी किस काम के लिए यूज करते हैं? मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर इज यूज टू मेजर, अगेन दिस इज यू शुड नो डायरेक्टली कि मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर जो है हम यूज करते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए। सही है, अच्छा ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑल Carnot engines have zero efficiency if they are operating between two bodies with। सारे Carnot engines, ऑल की बात कर रहा है वो, उनकी एफिशिएंसी जीरो होती है। कब जीरो होती है? if they are operating between two bodies with same temperature and the same nature of the working substance। ठीक है, एक ये बात है, सेम टेम्परेचर यहाँ पे कीवर्ड है, इसको जरा क्वेश्चन मार्क करके लिख लेते हैं। डिफरेंट टेम्परेचर तो गलत हो गया ना, द सेम टेम्परेचर इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, तो ये मेरे पास आएगा सही जवाब। सेम टेम्परेचर तो होता है, डी तो बिल्कुल ही गलत है। सेम टेम्परेचर तो होता है जो ऊपर भी लिखा हुआ था, लेकिन वो नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो 44 का आंसर सी है, क्योंकि इसने ऑल का वर्ड यूज किया हुआ है यहाँ पे। सही है, ऑल के लिए आप रिस्क नहीं ले सकते। सही है, अच्छा जी 45 है, कॉर्नोट का जो ग्राफ है उसका सीक्वेंस बताना है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कॉर्नोट इंजन इज, कॉर्नोट इंजन आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन से स्टार्ट होता है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन जहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। सही है, उसके बाद लिखा हुआ है आइसोबैरिक कंप्रेशन। आइसोबैरिक कंप्रेशन नहीं होती, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है। पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है, उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया 45 का सी। देखिए जहां आपको लग रहा है कि सीक्वेंस सही आ रहा है, दूसरे में ही आपको गलती पता चल गई है, तो आप उसी को वो मार्क करें और आगे चलते जाएं। सही है, ओके, कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 46, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम इज इनवर्सली, बिल्कुल वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, उसके लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर का कांस्टेंट होना बिल्कुल जरूरी है। डेंसिटी का कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है, वेरी कर सकती है। मास का कांस्टेंट होना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन है बॉयल्स लॉ की, कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर एंड मास इज कांस्टेंट। नॉर्मली मैं टेम्परेचर लिखा हुआ होता है, लेकिन क्योंकि इसमें मास का वर्ड क्लियर लिखा हुआ है तो आपने मेंशन करना है उसको अपने आंसर के अंदर। ठीक है, ओके, 47 लिखा हुआ है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच एन आइस क्यूब स्टार्ट्स मेल्टिंग and converts into water droplets while keeping the temperature of the surrounding constant। भाई कौन सा ऐसा प्रोसेस जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है? हाँ, 47 का आंसर क्या होगा? अच्छा, 47 में आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब है टेम्परेचर या हीट। ठीक है,
Okay, coming towards 48, according to the second law of thermodynamics, heat can be converted into mechanical work if the system contains. सिस्टम के पास क्या क्या होना जरूरी है जब हीट को मैकेनिकल वर्क में करते हैं कन्वर्ट? सिस्टम के पास टू हीट रिजर्वायर्स एट सेम टेम्परेचर नहीं होता, टू हीट रिजर्वायर्स एट डिफरेंट टेम्परेचर. यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं. एन इंजन एंड हीट रिजर्वायर एंड और एक रिजर्वायर हो सेम टेम्परेचर के ऊपर, बिल्कुल नहीं, सही नहीं है. एन इंजन एंड टू हीट रिजर्वायर एट डिफरेंट टेम्परेचर. यस, सिस्टम के लिए एक इंजन का होना जरूरी है जिसमें वो काम कर रहा होगा, जिसमें मैकेनिकल वर्क हो रहा होगा, और दो हीट रिजर्वायर, एक सोर्स और एक सिंक का होना जरूरी है ताकि वो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर, सोर्स और सिंक होगा तो ऑब्वियसली उन दोनों के टेम्परेचर्स क्या करेंगे, वेरी करेंगे. सही है. ओके, इन थर्मोडायनेमिक्स व्हेन एनी टू ऑब्जेक्ट्स आर रब टुगेदर, तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है जब दो ऑब्जेक्ट्स रब करते हैं, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है. सही है. टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है. ओके, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस एक्सेप्ट. सारे के सारे रिवर्सिबल प्रोसेस हैं सिवाय एक के. बॉइलिंग ऑफ रॉ एग्स, यही आंसर है इसका. बाकी भी देख लेते हैं. कंप्रेशन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग रिवर्सिबल है, एक्सपेंड भी हो जाएगा. स्लो कंप्रेशन एक्सपेंड भी हो जाएगा. फ्रीजिंग ऑफ अ कार्बोनेटेड ड्रिंक इनटू आइस, ये भी हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस है. तो बॉइलिंग ऑफ रॉ एग्स जो है वो है इरिवर्सिबल प्रोसेस.